सोच रहा था मैं काफ़ी दिन से आप हम लोग बैठते हैं आपस में एक दूसरे से मशवरा भी करते हैं जी। तो मैं सोच रहा था कि गाड़ियों की बातें हो ही रही हैं तो मैं आप लोगों से भी मशवरा करूंगा इस बारे में कि कुछ 25 से 30 लाख के बजट में ना मैं सोच रहा था कि कोई गाड़ी नई लेने के बारे में ना मैं सोच रहा था आप लोगों से मशवरा लिया जाए कि मैं आपने गाड़ी लेनी कब है, पहले तो ये बताएं ना। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं मशवरा ये लेना नहीं, चाह लेनी रहा कब है हूँ आपने? कि मुझे आप ये बताएं कि मुझे 25 से 30 लाख रुपए मैं कहाँ से अरेंज करूँ। ये एक अच्छा ये idea है। क्वेश्चन है। लेकिन मुझे एक यकीन है कि आप 1,000 रुपए अरेंज कर चुके होंगे। वो तो मैं कर वो आप कर चुके हैं। वो मैं कर चुका हूँ। हाँ जी, आप बताएं, मशवरे बड़े दे रहे थे, बोलो। दे बोले। देखिए मेहनत करें, सोच देखिए ना। वो इस वक्त मेहनत ही कर रहा है। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। वो दोस्तों पे मेहनत कर रहा है। मेहनत तो हम कर ही रहे मेहनत हैं। करें, दिमाग को आप यूज मुझे करें, ये अपने बताएं पैशन को कि मैं चूज 20 करें। से 25 लाख 30 लाख कहाँ से लेके आऊँ। सर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, लेकिन आपने वो करना नहीं है, मुझे पता है आपका। हाँ, सुनने वाले शायद उनमें से भी कर ले। 30 पॉइंट आप ना 30 पॉइंट ऐसे बनाए जहाँ से डेली आपको 1,000 रुपये की बचत हो हर पॉइंट से। 30,000 रुपये डेली का, ठीक है, और महीने के 9 लाख रुपए, और साल को आप मल्टीप्लाई कर चलें लें। ठीक है वो जो इसके ऊपर करेंगे बात। ठीक है 30 पॉइंट बनाने हैं, उन 30 पॉइंट के लिए पैसे बताओ कहाँ से लाएं। भाई पहले एक बनाए, फिर दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए। ये मुश्किल काम है, कोई आसान सा काम है। अच्छा भाई, तुम लोगों की गुर्बत को देखकर मुझे एक गरीब और पाकिस्तानी याद आ गया। एक और पाकिस्तानी याद आ गया भाई। गरीब पाकिस्तानी। आज से 1936 में एक शख्स पैदा हुआ कसूर में, और वो भी इसी तरह यही सोचता था, यही सवाल था उसका कि यार मैंने गाड़ी लेनी है, 1,000 हो गया, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन उसने गलत, मेरा ख्याल है, ये मेरा अजम्पशन है जी, मेरे पास कोई उसका सबूत नहीं है कि गलत रास्ता था या सही रास्ता था, लेकिन उसने विद इन अ फ्यू ईयर्स नाम बनाया। और किस में नाम बनाया? स्मगलिंग में। सोने की स्मगलिंग स्टार्ट की, और उसने फतवे लिए। उसके पास फतवे थे तमाम मकातब फ़िक्र के कि जनाब सोने की स्मगलिंग जो है वो शरई लिहाज से और इस्लामी हवाले से नाजायज़ नहीं है। और उसका नाम था सेठ आबिद हुसैन। और 1936 में पैदा हुआ और 1950 में वो टॉप का स्मगलर था। जी हाँ, और आप हैरान होंगे 1965 के अंदर वो मुल्क में नहीं था, लेकिन उस वक्त वो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल था। 4 जनवरी 2021 को उनकी 8 जनवरी जनवरी के पहले हफ्ते में डेथ हुई। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। आप ये देखिए कि उस बड़ी ही एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, बिल्कुल, और वफात के टाइम पर 15वां टॉप पर पाकिस्तानी अमीर तरीन आदमी वो था, जबकि उसकी फैमिली के एसेट्स अलग हैं। सिर्फ सेठ आबिद हुसैन के एसेट्स 8 जनवरी बवक्त वफात 2021 को $780 मिलियन पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो ये अरबों रुपए बनते हैं। बड़ी बात। तो वो एक अरबपति शख्सियत इस वक्त भी थे। लेकिन आप ये देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता उसका पाकिस्तानी कौम शुक्रिया अदा करे या बहुत मातम करे कि या मातम करे, क्या करे क्या करे कि एक स्मगलर है, लेकिन उससे हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें मदद लेती रही हैं। और जो एटमी प्लांट जिसका हम इतना फ़ख्र भी करते हैं और जिक्र भी करते हैं, उसमें सेठ आबिद की सर्विसेज का बहुत बड़ा हाथ है। ही वॉज अ स्मगलर, उसकी जेटीज और बहुत ज़्यादा आती जाती थी चीज़ें। तो उससे ये दौर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और आपकी जो हेड कर रहे हैं आपकी आर्मी को, वो है ज़ियाउल हक। बिल्कुल याया के दौर के बाद की बात है। और ज़ियाउल हक वाज इंटरेस्टेड कि जी हम एटम बम बनाएं। ऊपर से आपकी सियासी गवर्नमेंट और वो भी है कि भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अब बनाने के लिए इन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनमें से कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, रेसिपीज में कुछ चीज़ें कम थी। रीप्रोसेसिंग प्लांट न्यूक्लियर जो है वो नहीं था इनके पास। उसके अलावा कुछ यूरेनियम भी चाहिए थी, और ये क्योंकि मैंने इसकी एक अलग से कहानी सुनी हुई है कि यूरेनियम को इस तरह से कैरी करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बम भी लेके फिर रहे थे, पूरी दुनिया के मुमालिक ने पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान पे, पूरा इंटरनेशनल दबाव था कि किसी ने नहीं लेना, कुछ भी नहीं देना, कोई भी चीज़ पाकिस्तान में आनी नहीं चाहिए और इस पे न्यूक्लियर पे काम नहीं होना चाहिए। इन मुमालिक का मतलब ये है कि MI, M6, मोसाद, रॉ, दुनिया की सारी CIA, हर एजेंसी जो थी वो इसमें थी कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ एटम बम बनाने से मुतालिक ना आए, नजर और रख के बैठे। उस वक्त आप देखिए ऑन रिकॉर्ड दी न्यूज़ की रिपोर्ट मैंने तो आपको बताया कि उसमें उन्होंने बताया कि ज़ियाउल हक
सेड कि ये काम सेठ आबिद कर सकता है, और सेठ आबिद पर उस वक्त इंटरनेशनल दबाव में इंटरपोल में वांटेड है आदमी, गायब हुआ हुआ है एक आदमी, और उसके ऊपर केसेस हैं, पाकिस्तान में भी केसेस हैं। पाकिस्तान में तो उसे कहा भाई एटम बम चाहिए या वो न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, भाई वो ला दो। इस तरह तो नहीं बात हुई होगी इतनी सादगी से, लेकिन जो भी थी तो उसने कहा ठीक है जी अपने जहाज चल रहे हैं हम आपको ला देते हैं, लेकिन बदले में आप मुझे एमनेस्टी दें, आप मुझे जो है मेरे सारे केसेस जो है वो खत्म करें। और वो केसेस खत्म हुए और वो बंदा स्पेन के रास्ते से पाकिस्तान के साहिल तक अपने जेटीज में न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट लेकर आया। कमाल है, बहुत कमाल बंदा, और वो यूज हुआ और पाकिस्तान एटमी पावर बना। बिल्कुल। और ये फ्रेंच था जी प्लांट। अब फ्रांस से कैसे उसने डील की, ये यहाँ आप रुक जाएं, ये रुक जाएं, बहुत अगले ज़्यादा अगले अगले प्रोग्राम प्रोग्राम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक। ठीक है, अभी आप इसको यहीं पे रोकें। इसकी बहुत सारी स्टोरीज और भी हैं। हाँ। 1958 में ना इसको कराची एयरपोर्ट पे ना रोक लिया गया था। वहाँ पर ये इसके पास 3100 तोला सोना था। कस्टम वालों ने इन्हें रोका, पकड़े गए। कस्टम वालों ने आगे इदारों को इन्फॉर्म किया और उनको कहा कि भी हमने एक शख्स को यहाँ पे पकड़ा है जिसके पास जो है वो 2000 सोना था। तो ये बड़े ईमानदार शख्स थे। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं 2000 तोला नहीं था, ये 3100 तोला सोना। ठीक है, अब ये उनकी ईमानदारी थी या आगे इन्फॉर्म करने वालों की कोई बेईमानी थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, सेठ आबिद की ईमानदारी वाला पहलू नहीं निकलता, उसमें निकलता है इज्जत बेइज्जती का पहलू कि यार मैं इतना कम सोना मेरे में से निकले, ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो इतना सोना लेकर आया था। तो आई थिंक ये पहलू उसका बहुत डोमिनेट है, क्योंकि जितनी डायनामिक पर्सनालिटी थी। मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं, आप लोग हैरान हो जाएंगे इस वाकये पे कि इसके ऊपर केसेस हैं और इसकी बेटी को जो कि प्रेग्नेंट है उसे घर में महसूस कर दिया, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे, तो प्रेशराइज किया कि जहां पे भी दुनिया में है इसको लेकर आओ भाई, गिरफ्तारी दो। जैसे हमारे यहाँ होता है कि रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, वही गिरफ्तारी दो बंदा। और इसने क्या किया, उस वक्त एक्टिंग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, उसकी चहेती बेटी और हमारी भी चहेती लीडर, मैं तो बड़ा पसंद करता था, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा। बेनजीर उस वक्त पढ़ती थी अमेरिका में यूनिवर्सिटी में, और उसको वहां पे इसने किडनैप किया। ना करें सर, ऐसा सुने तो सही, स्टोरी लग रही है। आप रिसर्च कर लीजिएगा, आप सुने तो सही मजेदार बात। और उसको किडनैप करने के बाद, यानी कि गाड़ी में रख लिया या अगवा कर लिया, किडनैप्ड ये वर्ड है तमाम रिपोर्ट्स के। और उसके बाद हिस्ट्री आती है कि जहां पर सेठ आबिद हुसैन went to the prime minister office। ये सर वहां जो भी हुआ था ना उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसको भी आप यहीं पे रोकें। He was the biggest donor always and first donor। और आपको ये भी बता दूं, रॉबिन हुड भी कहा जाता है इसे पाकिस्तान का, बिल्कुल, क्योंकि कई फलाही इदारों में ये बहुत सारे एशिया काम कप किया होना करता था। था दुबई के अंदर ना, शारजा के अंदर, तो सर 1998 में। अच्छा 1998 में होना था, तो वहाँ पर इमरान खान ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मैं डोनेशन इकट्ठा करूंगा, तो वहाँ पर भी इसने सेठ आबिद ने आके सबसे बाजी ले गया था ये बात। 1996 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वापस आई थी, तो नून लीग का डोनर भी एंटी बेनजीर भुट्टो, देखे ना वो एंटी इज्म चलता रहा इसका, तो सबसे बड़ा डोनर, फाइनेंसर और सपोर्टर जो था वो यही सेठ आबिद था। आप ये देखिए कि जो आपका ये ज़ियाउल हक मरहूम, उन्होंने अपनी काबीना में आने की इसे ऑफिशियल दावत दी थी, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि कैबिनेट में आए आप हमारे साथ। इट मीन्स के बाद में भी बहुत ज्यादा ये करीब रहे ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। और इसहाक डार भी कई मुलाकातें कर चुका है सेठ आबिद हुसैन से। सेठ आबिद के बारे में डिस्कस करेंगे मजीद इसमें है, आगे भी।